नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। पिछले वाले वीडियो में आप स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक कमेंट सेक्शन में कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, तो एक कमेंट्स में आया था कि उसको मैं दोबारा रिपीट करूं, वो अच्छे से समझ में नहीं आया था। ये क्वेश्चन है कि व्हेन ए बार कूल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर किसी बार को, अगर यही रॉड हो, अगर इसको -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम कूल कर दें तो इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? नो स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेशन स्ट्रेस। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर इसको ठंडा कर दें -5 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें किस तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई बार हो, अगर इसको हम -5 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कूल करने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, मतलब उसमें कंप्रेशन होता है। तो जाहिर सी बात है अगर इसकी लंबाई इतनी हो तो कूल करने के बाद इसकी लंबाई थोड़ी छोटी हो जाएगी, हल्की सी छोटी हो जाएगी। तो उस केस में जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आएंगे, तो उस मॉलिक्यूल्स के पास पास आने की वजह से जो रजिस्टिंग फोर्स होगा वो बाहर की तरफ लगेगा। मतलब जो इसमें रजिस्टिंग फोर्स है, जो इस मॉलिक्यूल्स के रजिस्टिंग फोर्स होगा वो कूल करने की वजह से ये सारे बाहर की तरफ होंगे। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये जो बॉडी है कूल करने से ठंडी हो रही है, मतलब उसमें कंप्रेशन हो रहा है, तो रजिस्टिंग फोर्स बाहर की ओर लग रहे हैं और इसी रजिस्टिंग फोर्स को हम पर यूनिट एरिया पे स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये टेंशन नेचर का दिखाई दे रहा है, तो जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंशन नेचर का होगा। लेकिन यहीं पे अगर -5 डिग्री सेंटीग्रेड कूल करने के बजाय अगर इसको हम हीट कर दें तो हीट करने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स भागने लगेंगे, एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टिंग फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा। तो हीटिंग के केस में अगर मैं इसको हीट कर दूं, ये कूलिंग का केस है, तो हीटिंग के केस में जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेशन नेचर का होगा। क्योंकि इसके रजिस्टिंग फोर्स अंदर की तरफ होंगे। लेकिन अगर यहीं पे इसमें कोई फोर्स इसके प्लेन के पैरेलल में लग रहा हो, प्लेन के पैरेलल में लग रहा हो, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस केस में हम कहेंगे कि शेयर स्ट्रेस है। और नो स्ट्रेस का केस क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई एक सिरे पे फिक्स हो, दूसरे सिरे पे फ्री हो, अगर इसको हम हीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हीट की वजह से इसका एक्सपेंशन होगा और ये बढ़ के कुछ इतना हो जाएगा। इसकी लंबाई बढ़ने के बाद, चूंकि यहाँ पे कोई रजिस्ट करने के लिए कोई वॉल है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स डेवलप ही नहीं होगा। तो यहाँ पे नो रजिस्टिंग फोर्स होगा, तो उस केस में नो रजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे होगा, तो इस केस में हम यहाँ पे कहेंगे कि कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। एक किस केस में होगा? अगर आपका एक वाल पे फ्री हो, अगर दोनों वाल फ्री है तब भी नो रेजिस्टिंग फोर्स होगा। लेकिन अगर यहीं पे ये फिक्स हो, अगर ऐसे अगर फिक्स कर दें, अब फिर हम यहाँ से हीट कर दें इसको, तो हीट की वजह से इसका एक्सपेंशन होगा, इसके मॉलिक्यूल दूर भागने की कोशिश करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में उसमें एक रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा जो अंदर की तरफ होगा, क्योंकि ये वाल है उसको बाहर की तरफ भागने नहीं देगा, जिसके रिएक्शन में रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा यहाँ पे अंदर की तरफ। यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स डेवलप ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वाल है ही नहीं, रजिस्ट करने के लिए कोई रिएक्शन डेवलप ही नहीं होगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन और यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस होगा। आज हम देखेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइजन रेशियो क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, स्ट्रेन और उससे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। बेसिकली पॉइजन रेशियो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। पॉइजन रेशियो हम लिख सकते हैं, पॉइजन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन
अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, जिसको हम सिग्मा नहीं, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल ये होता है कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट हो, अगर हम इसको खींच के बढ़ाने लगें तो खींचने की वजह से, टेंशन की वजह से इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो लंबाई अगर बढ़ेगी तो इसका क्रॉस सेक्शन जो डायमीटर है वो कम होगा। लेकिन यहीं पे इसको कंप्रेस करने लगे तो कंप्रेशन की वजह से इसमें इसकी लंबाई घटेगी, तो जिसकी वजह से इसका डायमीटर बढ़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में, जिस एक्सिस के अलोंग हम इसको खींच रहे हैं, जिस पे लोड लगा हुआ है, उस के एक्सिस के अलोंग में जो स्ट्रेन आता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और स्ट्रेन का मतलब होता है, स्ट्रेन इक्वल टू हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है आपका स्ट्रेन। अब ये चेंज इन लेंथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो सकता है या लेटरल डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर इसकी लंबाई L हो, अगर हम इस पे P लोड लगा के अगर इसको हम खींच रहे हैं तो इसकी लंबाई बढ़ के यहाँ पे डेल L इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और ये पहले मान लीजिए कि T हो, इसकी विड्थ T हो, और जाहिर सी बात ये खींचने के बाद इसकी चौड़ाई कुछ ना कुछ, इसकी थिकनेस कुछ ना कुछ घटी होगी। तो हम मानते हैं कि इसकी थिकनेस घट के T माइनस डेल T हो गई है। मतलब यहाँ पे जो चेंजिंग हुआ वो डेल T हो गया है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा और लेटरल स्ट्रेन क्या होगा। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होगा, इस एक्सिस के अलोंग जो लग रहा है, तो एक्सिस के अलोंग में जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, मतलब स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल के केस में हो जाएगा डेल्टा L, डेल L अपन L, ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि एक्सिस के अलोंग में हो रहा है। और वहीं पे यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन इसके लिए क्या हो जाएगा, चूंकि ये लेटरल डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। बाकी जो दो डायरेक्शन होंगे y और z डायरेक्शन, उसमें लेटरल स्ट्रेन आएगा। तो इस केस में लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा आपका डेल T अपन T। अगर मान लीजिए कि कोई 3D ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई यहाँ पे P लोड लग रहा हो, ये लेंथ इसकी L हो, ये B हो, ये H हो, दोनों में चेंजिंग डेल L डेल B डेल H हो, खींचने की वजह से उसमें जो चेंजिंग आ रहा है तीनों डायमेंशन में, डेल L डेल B और डेल H हो। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होगा, क्योंकि L एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होगा डेल्टा L बाई L। लेकिन जो लेटरल होगा वो डेल B बाई B और डेल H बाई H, ये दोनों लेटरल डायरेक्शन है, क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से y और z में जो चेंजिंग हो रही है वो है। अब यहाँ पे सवाल एक चीज़ और देखना है कि चूंकि हम इसको खींच रहे हैं तो इसकी लंबाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस, इसकी डायमीटर, इसका क्रॉस सेक्शन घट रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि पॉइजन रेशियो इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप स्टार मार्क करके लिखिए। तो ये हो गया आपका पॉइजन रेशियो, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये हो गया आपका लेटरल स्ट्रेन। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं
जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल बार मान लीजिए, जिसकी लेंथ अगर L हो, जिसकी विड्थ अगर B हो, थिकनेस T हो, और उस पर जो लोड लग रहा हो वो P लोड लग रहा हो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेक्टेंगल हुआ, अगर इस पे P लोड लग रहा हो, इसकी लेंथ L हो, इसकी थिकनेस T हो, और इसकी विड्थ जो है वो B हो, इसमें पूछ रहा है कि लीनियर स्ट्रेन क्या होगा। लीनियर स्ट्रेन क्या होगा? 3 ऑप्शन है यहाँ पे, सिग्मा इक्वल टू पी अपान बी टी, सिग्मा इक्वल टू बी टी ई अपान पी, सिग्मा इक्वल टू बी टी अपान पी ई। इन तीनों में से क्या होगा? तो हम चूंकि जानते हैं कि हुक्स लॉ में हम देख चुके हैं कि हुक्स लॉ हमें बताता है सिग्मा इक्वल टू, हुक्स लॉ हमें बताता है कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल टू लिख सकते हैं लोड अपान फोर्स अपान एरिया, लोड कहिए या फोर्स कहिए, इक्वल टू ई इंटू, ये आपका स्ट्रेन है, सही छोड़ देते हैं। और चूंकि रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा? अगर लोड इस पे लग रहा है तो इसमें एरिया हमारा ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसी एक्सिस पे लोड लग रहा है। तो ये बातें इसमें देखना बहुत जरूरी है कि कौन से एरिया का, किस क्रॉस सेक्शन पे ये फोर्स लग रहा हो। तो ये एरिया आपका ये B है, ये T है, ये B है, तो ये एरिया हो जाएगा आपका BT। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BT, तो ये हो जाएगा आपका P अपान BT इक्वल टू E इंटू सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू हो गया P अपान BT इंटू E, यानी कि यहाँ से जो स्ट्रेन आया लीनियर स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि पॉइजन रेशियो इज डिफाइन एट, पॉइजन रेशियो पूछ रहा है कि पॉइजन रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर A लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर B है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लेटरल स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर C है लेटरल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेटरल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो भी पॉइजन रेशियो बताया है, वो पॉइजन रेशियो म्यू इक्वल टू होता है, पॉइजन रेशियो म्यू इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे तो स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
इतना तो तय है कि फार्मूला देख के हम कैलकुलेट देख सकते हैं। एक लेटरल है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, यहाँ पे दोनों लॉन्गिट्यूडनल है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं कभी। अब यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और लेटरल स्ट्रेस है, यहाँ पे सबसे पहले आता है लेटरल, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे है स्ट्रेस, यहाँ पे है स्ट्रेस, यहाँ पे है स्ट्रेस, तो कैसे वेरीफाई करेंगे ये सही है कि नहीं सही है? तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू हम जानते हैं E इंटू सिग्मा। तो अगर हम लेटरल के लिए देखें तो ये लेटरल के लिए हो गया, ऐसा ही लॉन्गिट्यूडनल के लिए देखें तो सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू सिग्मा। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ये हो गया लेटरल के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहां से हो सकता है सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल बराबर, ये लेटरल का है, नहीं सॉरी लॉन्गिट्यूडनल का है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू, ये सब अलग अलग है, एक ही में इसको कंसीडर मत कीजिएगा, ये नीचे जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन, ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल के लिए है। ऐसे ही यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं, सॉरी एप्सिलॉन, इसको बार बार मैं गलत बोल दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको कई जगह ई भी लिखते हैं, ये स्ट्रेन है आपका, सिग्मा अपन ई, ये लेटरल के लिए है। तो अगर इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे था कि लेटरल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अगर हम यहाँ पे इसमें दोनों को पुट करूं, इस फार्मूले में दोनों को पुट करूं, तो लेटरल इक्वल टू हम लिख सकते हैं, लेटरल का है तो लेटरल इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा अपन ई, दोनों लेटरल के लिए, अपन यहाँ से सिग्मा अपन ई लॉन्गिट्यूडनल के लिए। चूंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, चाहे लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन हो, पूरे मटेरियल के लिए ई की वैल्यू सेम होगी, तो हम ई को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचता है स्ट्रेस लेटरल के लिए, यहाँ पे बचता है स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ये हो गया म्यू की वैल्यू। तो यहाँ से एक और फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वेरीफाई हो गया कि यहाँ पे म्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं सिग्मा लेटरल के लिए और सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल के लिए। तो यहाँ पे है लेटरल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये वेरीफाई हो गया। एक बार और देखते हैं, पहले क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूडनल हमारे फार्मूले में एक लेटरल है एक लॉन्गिट्यूडनल है, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ये तो कभी होगा ही नहीं, दोनों लॉन्गिट्यूडनल होंगे नहीं। दूसरे क्वेश्चन में पहले में लॉन्गिट्यूडनल दूसरे में लेटरल, यहाँ पे है कि ये लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का रेशियो होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल का स्ट्रेन दिखा रहा है, तो ये भी एलिमिनेट कर दिया आप, ये भी नहीं होगा। तीसरा है और तीसरे में सवाल उठा है, यहाँ पे स्ट्रेन है यहाँ पे स्ट्रेस है, तो इस फार्मूले से दोनों को मैं ट्रांसफर किया हूँ यहाँ से, तो ये यही वैल्यू सामने आ गई है, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ये भी चीज़ें आप इसको स्टार मार्क बना के एक बार समझ के बस इसको ध्यान में रखिए, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है ये। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है। धन्यवाद।